हेलो साथियों, कर्म अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जो आप लोगों की यूपीएसआई और ग्रुप डी की जो सुपर 20 सीरीज चल रही है उसकी हम अगली क्लास देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। हम पहले सवाल करते हैं। देखिए, बोला गया है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट देखिए कहाँ तक गया आपका 1000 तक। ठीक है ना, ऐसे कहाँ तक गया आपका 1000 तक। ठीक है, कह रहे कि इनकी अगर हम परस्पर गुणा करें तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कुछ शून्यों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है, जैसे ये गुणा कर रहे हैं हम लोग 1 गुणे क्या है 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे गुणा करते जाएं और आखिरी में कौन संख्या है आपके अंत 1000 है। ठीक है ना, तो आपको पता है ये क्या बनता है आपका फैक्टोरियल 1000। ये कितना बनता है आपका फैक्टोरियल 1000 आपका। ठीक है, यानी 1000 गुणे क्या होगा 999 गुणे क्या होगा एक एक कम होते जाएगा, कहाँ तक जाएगा आपका 1 तक। ठीक है, तो आपको पता है कि इस 1000 फैक्टोरियल में यानी कह सकते हैं कि 1 से लेके 1000 तक में आपको देखिए शून्यों की संख्या निकालने के लिए, यानी शून्य जो है किससे मिलकर बनते हैं आपके 1 2 और 1 5 मिलके क्या बनाते हैं एक शून्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं एक शून्य बनाते हैं। ठीक है ना, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 5 की पावर हो जाएगा 2 कितना 25, 25 चौके 100 यानी 2 5 और 2 जो है 2 मिलकर क्या बनाते हैं 2 शून्य बनाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 1 5 और 1 2 जो है जब इनका एक पेयर मिलता है तो 1 शून्य आता है। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 से लेके 1000 तक अगर हम बात करें तो आपके 2 और 5 में से जो है 5 की संख्या कम मिलती है। ठीक है ना, 1 से लेके 1000 तक में 2 में से और 5 में से जो है 5 की संख्या कम मिलती है। तो फैक्टोरियल तक में, ठीक है ना, यानी किसी भी फैक्टर में अगर देखना हो कि अगर उनकी संख्या कितनी है तो क्या करते हैं भाग करते हैं। जैसे देखिए हमको 5 की संख्या निकालनी है। ठीक है, ये कितने होंगे तो फैक्टोरियल 1000 है तो 1000 में क्या करिए आप 5 से भाग करिए और भाग लगने का तरीका ये है कि 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 200 बार। ठीक है, फिर 5 से भाग करिए जितनी बार भागफल है आपका हो जाएगा 5 चौके कितना 20 यानी 60 40 बार में। 5 से भाग करेंगे 8 बार हो जाएगा, जितनी बार भाग जाए उतनी बार भाग करते जाइए। ठीक है ना, 5 से भाग करेंगे 1 बार में, अब जो है भाग नहीं जाएगा। तो ऊपर जो आपका फैक्टोरियल संख्या है इसको छोड़कर बाकी इन सभी भागफलों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर जो ये संख्या है इनको छोड़कर बाकी सभी जो भी भागफल को जोड़ लेंगे। ठीक है, हो जाएगा 40 8 48 और 1 49 200 प्लस 49 कितना देगा आपका बताइए 249 कितना हो जाएगा 249। तो हम कैसे हैं कि कह सकते हैं कि 1 से लेके 1000 तक की अगर संख्याओं को गुणा करें तो दाईं ओर जो है शून्यों की संख्या कितनी देगी 249। ठीक है, ये तरीका है। आपको बताया गया कि 1 2 और 1 5 मिलकर क्या बनाते हैं 1 0। ठीक है ना, और इस श्रृंखला में जो है 2 और 5 में से 5 की संख्या कम मिलती है। ठीक है, तो उतने ही क्या बनेंगे 0। तो निकालने का तरीका ये है कि जितने फैक्टोरियल हैं उसमें क्या करिए 5 से भाग करिए, भाग करने का तरीका ये है। जैसे पूछा जाए बताइए 1000 फैक्टोरियल में यानी 1000 फैक्टोरियल है, इसमें पूछा जाए कि बताइए 7 जो है उसकी कितनी घात है, 7 की कितनी घात है, तो हम क्या करेंगे इसमें 7 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं 7 से। ठीक है, 7 एकम 7 3 बचता। ठीक है, जो भी आपका है ये हो जाएगा 14 7 98। ठीक है ना, ऐसे तरीके से दिखता है आपका। एक बार और जाएगा आपका 900 से दिखा ना, जो भी आपका 98 यानी कितना दिखेगा आपका 20 2 बार जाएगा और 142 पर। ठीक है, फिर ये भागफल है, इसमें फिर 7 से भाग करेंगे और पूर्णांक तक भाग करेंगे। 7 दूना 14 20 बार जाएगा, फिर 7 से भाग जा रहा है इस तरीके से। तो इस ऊपर वाली संख्या जो फैक्टोरियल इसको छोड़कर बाकी सभी भागफल क्या करना है जोड़ देना है। तो इस फैक्टोरियल में यानी 1 से लेके 1000 तक में उतने ही क्या दिखेंगे 7 की पावर दिखेगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ क्या किया 5 की पावर निकालने के लिए हमने इस 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, फैक्टोरियल 1000 में 5 से भाग किया। तो इससे जो है आप निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर जो है दिखेगा 249। कितना बार गया टोटल ऊपर की संख्या को छोड़ेंगे, जितने भी नीचे भागफल है ठीक है ना इन सभी क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। नीचे जितने भी आपके भागफल इन सभी क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, तो क्या दिखेगा आपको 200 प्लस कितना है 40 प्लस 8 प्लस 1 आपका
कितना हो जाएगा 249 आपका। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे 81 कमा 82 गुणे 83 ऐसे संख्या है 9 तक गई है, ठीक है ना, 89 तक। एक गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इकाई का अंक निकालने के लिए हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो इस 81 में इकाई का अंक क्या दिखा? 1 दिखा, 82 में क्या दिखा? 2 दिखा, 83 में क्या दिखा? 3 दिखा, 84 में आगे क्या दिखेगा? 4 दिखेगा और 85 में आगे क्या दिखेगा? 5 दिखेगा। बाकी चाहे जो भी नंबर आपको, ठीक है ना? जैसे आगे क्या लिख लेते हैं, 86 में 6 दिखेगा, 87 में क्या दिखेगा? 7, 88 में क्या दिखेगा? 8, 89 में क्या दिखेगा? 9। तो आप देखेंगे जैसे ही आपको 5 और क्या दिखेगा? 2, तो क्या बन जाएगा? एक शून्य, और शून्य में किसी भी संख्या गुणा कर लें तो क्या बन जाएगा? आपका शून्य बन जाता है। क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 11 है। कह रहे कि यदि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल दें, यानी इकाई को दहाई बना दें और दहाई को इकाई बना दें, तो बनी हुई नई संख्या मूल से, ठीक है, कम हो जाती है। कितने? 45। जो नई संख्या बन रही है वो मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो ये आंसर कर लेते हैं इसको हम किससे? ऑप्शन से। देखिए कितना है आपका? 9 2 11, 5 6 11, 6 5 11, 8 11। योगफल तो सभी का 11 है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको अगर पलट दें तो 29 दिखेगा। क्या इसका डिफरेंस 45 दिखेगा आपको? बताइए। नहीं दिखेगा। 9 5 कितना हो जाएगा? 14। इसको पलटे तो कितना हो जाएगा? 65। डिफरेंस नहीं दिखेगा यहाँ पे भी आपका, यहाँ भी नहीं दिखा, ये हो जाएगा 56। क्या 45 का डिफरेंस है? ये भी नहीं, तो कौन सा दिखेगा? सीधा ये दिखेगा 38। और देखेंगे डिफरेंस, देखिए 45 का होना चाहिए, 8 5 13 मिल रहा है आपका, ठीक है ना, 4 4 8 आपका, तो कौन सा दिखेगा? 83 वाला। पहले तो सभी अंकों का योगफल कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। उसको पलट कर देखेंगे डिफरेंस कितना होना चाहिए? 45 का आपका। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिसमें से 9 चौके हैं तथा 3 क्या हैं? छक्के हैं। कह रहे कि 9 चौके हैं और 3 क्या हैं? छक्के सम्मिलित हैं। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने परसेंट रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? ठीक है। जैसे उसने जो है बाउंड्री से कितना बनाया? कह रहा है कि 9 चौके लगाए उसने और 3 छक्के, और टोटल रन 120 है। तो आप देखेंगे कुल रन कितना है? 120 है। बाउंड्री से कितना है? कह रहा है कि 9 चौके हैं और 1 चौके में कितना होता है? 4 रन, प्लस 3 छक्के हैं और 1 छक्के में कितना होता है? बताइए 6 रन। और बाकी क्या किया उसने? रन बनाया, ठीक है ना, दौड़कर, दौड़कर जो लगाया, ठीक है। तो वो निकालेंगे हम, देखेंगे 36 और 18, ये दिखेगा 120, 36 प्लस 18 कितना दिखेगा? बताइए। 54 हो जाएगा। 9 चौके 36, 18 कितना हो जाएगा? 55 प्लस जो है दौड़कर, जो विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाया उसकी बात कर रहे हैं। तो दौड़कर जो है रन कितना बनाया निकाल लेंगे, घटाएंगे तो कितना दिखेगा? 66 आपको, ठीक है ना। यानी 66 रन क्या किया उसने? दौड़कर बनाया है। तो पूछा कि कितना परसेंट रन जो है उसने विकेटों के बीच दौड़ के बनाया? कितना बनाया है? 66। कुल कितने रनों का? यानी 120 का। इसी को बताना है परसेंटेज में। 20 से काट दें कितनी बार है? 5 बार में 20 से काट दें 6, 6 से काट दें 11, 11 पचे 55%। कितने परसेंट रन? 55% रन जो है उसने विकेटों के बीच जो है दौड़ कर बनाया है। कुल रनों का, यानी कुल रन कितना? 120 है और उसने विकेटों के बीच कितना दौड़ लगाया है? 66 रनों का। उसी को बताना है परसेंटेज में। अगला सवाल करेंगे हम। कह रहे कि ए सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो सब्जियों को पहले कितने परसेंट के लाभ पे बेच रहा है? 35% के, यानी 100 का खरीद के लाया तो कितने बेचेगा? 135 में। कह रहे कि तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से कितना कम है आपका? 10%। कुल लाभ परसेंटेज क्या है? तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए सीधा क्या करिए? सीपी से एसपी का रेशियो ले लीजिए, ठीक है ना। पहले कह रहे कि 35% का लाभ पे बेचता है, यानी 35% होता है कितना आपका? 7/20, 35/100
100 दिखेगा, यानी 5 से काटेंगे 7/20, और लाभ है 7 का, कितने पे? 20 पे, यानी 20 रुपए की लागत है, तो उसको कह रहे हैं कि हम बेच कितने में रहे हैं? 27 में, ठीक है ना? 7 की लागत है, 20 की लागत, 7 का लाभ, 27 में बेच देगा 20 रुपए का सामान। लेकिन कह रहे हैं कि उसने वास्तविक भार से कितना परसेंट कम माप दिया, ठीक है ना? कितना तौल के दिया? 10% का मतलब होता है 1 बटे कितना? 10। यानी कोई व्यक्ति कहे कि हमको 10 केजी दे दो, तो उसमें से क्या करेगा? 1 केजी चुराएगा, यानी 9 देगा, ठीक है? तो जितना तौल के वास्तव में दिया वही क्या उसकी लागत है? तो देखेंगे वो पैसा जो है कितने का लेगा? पूरा 10 का, और चोरी करेगा 10% यानी कितना? 1 कम देगा, यानी कितना देगा? 9। तो जितना तौल के देगा दुकानदार वही क्या उसकी लागत है, और जितने का पैसा ले लिया उतना क्या है? विक्रय मूल्य वो, ठीक है? तौल के दिया 9, तो दुकानदार की लागत हो गई। पैसा कितने का लिया? 10 का, तो विक्रय मूल्य हो गया आपका। देखिए, एक-एक जीरो हटा लें, 9 से काट दें 3 बार में, ठीक है ना? आप इधर की किसी वैल्यू को इधर की किसी वैल्यू को काट सकते हैं, ठीक है ना? इधर के किसी वैल्यू से इधर की किसी वैल्यू को काट सकते हैं आप लोग। एक-एक जीरो काटा, 9 से काटा 3 बार में, इधर बचा 2, इधर क्या बच गया? 3। कह रहे हैं कि 2 का सामान वो बेचा कितने में? 3 में, तो प्रॉफिट कितने का दिखा? 1 का। कितने पे? 2 पे, और 1/2 का मतलब कितना होता है आपका? गुणा करेंगे 100 से तो कितना दिखेगा आपको? 50%। उसका जो लाभ है कितना दिख जाएगा? 50% आपका। ये दिखेगा पहला वाला विकल्प आपका। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 रुपए का कुछ हिस्सा उधार दिया। कह रहे हैं कि ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर 25,600 का कुछ हिस्सा उधार दिया। शेष राशि को साधारण ब्याज दर पर, ठीक है ना, 4% पर वाई को दिया। 5 साल के बाद उन्हें कुल मिलाकर कितना मिला? 33,280। किसको? ए को। तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई? रुपए में बताना, और 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है? तो पहले तो कुल ब्याज निकालेंगे, ठीक है ना? कुल ब्याज की दर। देखिए, 33,280 मिला, यानी मिश्र धन, जबकि लागत कितनी थी आपकी? बताइए। 25,600 घटाएँगे 0, ये दिखेगा 8, 12 में से 6 जाएगा कितना दिखेगा? 6, 12 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा? 7, 76, 80। ब्याज कितना है? 7680 रुपए का, कितने से? 256,000, इसी को बताना है किसमें? परसेंटेज में। ये 5 साल का ब्याज जो है परसेंटेज मिलेगा दर आपका। 2 जीरो हटाएँगे, ठीक है। काट दें इसको कितनी बार में? 25 तियाँ 75, 3 छेक 18, 3 5, ठीक है ना? कितनी बार में कट गया सीधा? 30 बार में, ठीक है? 30 बार में कट गया, तो आप कह सकते हैं कि ये ब्याज जो है कितने साल का है? 5 साल का है। कह रहा है देखिए कितने साल का है? 5 साल का। ये ब्याज कितने साल का है? 5 साल का। यानी 5 साल का जो है ब्याज परसेंटेज में कितना दिखा? 30%, तो काटेंगे तो 1 साल का ब्याज दिखेगा परसेंटेज में कितना आपका? 6%। कितना दिखेगा आपको? 6%। तो जितना ब्याज मिलेगा 1 साल में, परसेंटेज में वही क्या है? ब्याज की दर होगी टोटल आपकी। अब देखिए, कह रहे हैं कि x को दिया कुछ राशि और कुछ y को, लेकिन दर आपको पता है किस दर पर दिया है। x को दिया है कितने परसेंट पे? बताइए 8% पर। y को दिया है कितने परसेंट पे? 4% पे। और कुल मिलाकर जो है 1 साल में जो है उसको दोनों से कितना ब्याज प्राप्त होता है परसेंटेज में? 6%। ये हो जाएगा 6%। तो हम मिश्रण लगाएँगे, एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और एक क्या? छोटी। बड़ी में से छोटी घटाएँगे, यानी 6 माइनस 4 क्या दिखेगा? 2। 8 माइनस 6 क्या दिखेगा? 2। काटेंगे तो अनुपात क्या दिखेगा? 1 से 1। यानी कह रहा है कि दोनों पे लगाई गई धनराशि क्या है? बराबर है। यानी जितना उधार x को दिया उतना ही क्या दिया? y को। तो देखेंगे ये धनराशि कितनी दिखेगी आपको? 2, और 2 का मान साल में टोटल कितना कह रहा है? 25,600। तो काटेंगे तो दिखेगा 1 का मान। 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 8 16, 00, ठीक है। और ये पूछा है क्या y को, तो y को कितना दिया जा रहा है, y कितना ₹1 और 1 का मान सवाल में कितना है 12,800 और दोनों को बराबर दिया जा रहा है। टोटल कितना है 25600 हो जाएगा उसका आधा 12,800 आपका। y को दी गई धनराशि कितनी है 1 है आपका और 1 का मान सवाल में कितना हो गया 12,800, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कुल ब्याज निकालेंगे परसेंटेज में। तो ये जो ब्याज है 5 वर्षों का है, ठीक है ना? ये 5 वर्षों का ब्याज है। आप चाहें तो यहीं अलग कर सकते हैं कि 76, 80 क्या है 5 वर्षों का है तो 1 साल का निकालने के लिए 5 से भाग कर सकते हैं, फिर ब्याज की दर निकाल सकते हैं वहाँ से भी। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि A किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ कार्य किया, फिर B ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेले शेष कार्य के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये हल करते हैं। ए जो है कितने दिन में करता है आपका 35 दिन में और बी कितना करता है आपका 15 दिन में। बी करता है आपका 15 दिन में, ठीक है। तो देखेंगे दोनों का निकालेंगे कितना दिखेगा आपको 7 21 5 होता है 105 आपका, ठीक है। 3 बार में ये कटेगा आपका और ये कटेगा 7 बार में, ठीक है। इनकी क्षमता निकाल ली 35 और 15 का एलसीएम क्या दिखेगा 105 आपका 3 5 15 3 3 10 3 बार में क्षमता दिखेगा। कह रहा है कि ए 35 दिनों में कितना काम करता है 105 तो ए दिन में कितना करेगा 3 करेगा। बी जो है 15 दिन लेता है कितना काम करता है 105 इसका मतलब जो है एक दिन में कितना करेगा 7। अब कह रहे हैं कि उन्होंने 7 दिन तक एक साथ काम किया है कौन-कौन ए और बी। तो ए प्लस बी का जो है कितने दिन का काम निकालेंगे 7 डेज़ का, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे 7 और 3 10। एक दिन का काम 10 है तो 7 दिन का काम कितना दिखेगा आपको 70 काम हो चुका है, ठीक है ना? 105 में से कितना काम हो गया 70। अब कह रहे हैं कि शेष काम, तो शेष काम कितना दिखेगा आपको मात्र बताइए 35 काम दिखेगा। अब कह रहे हैं कि इस शेष काम के 60% भाग को ए जो है कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए का टाइम निकालते हैं। काम है 35 लेकिन हमको पूरा नहीं करना है। उसका 60% यानी 60 बटे में 100 यानी 3 बटे में कितना कह दें 5 ये काम करना है और इसकी क्षमता कितनी है आपकी एक ही 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे तो आपका समय आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे 7 बार में, 3 से 3 कट गया, तो समय क्या दिखेगा आपको 7 दिन। बचा हुआ जो काम है, ये जो है उस काम का 60% कितने दिन में करेगा आपका 7 दिन में। अगला सवाल करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकते हैं। देखिए पहला पाइप है आपका, कह रहा है कि ये 12 और ये दूसरा पाइप है आपका, कह रहा है कि 15 घंटों में भर सकते हैं। जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप है जो उसे 24 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। तो एलसीएम लेंगे सभी का, देखिए कितना 120, ठीक है ना। 12 दहा में 120, 15 8 120, 24 5 120 यानी कितनी बार में कट गया 10 बार में, ये कट गया 8 बार में और ये कट गया 5 बार में। सभी की क्षमता होगी माइनस में क्योंकि खाली कर रहा है। कह रहे कि तीनों पाइपों को एक ही या समय पर यानी एक साथ खोल दें तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा तो निकालेंगे। पहला पाइप खुला है, दूसरा और तीसरा निकासी पाइप, ठीक है ना, वो खाली करेगा आपका। टाइम पूछा गया है, टोटल काम है 120, तीनों की क्षमता देखेंगे, ये 10 भरेगा, ये 8 भरेगा और ये खाली करेगा 5। तो वास्तव में कितना भर रहे हैं लोग 18 में से 5 घटाएँगे तो कितना हो जाएगा 13 यानी 120 बटे क्या हो जाएगा 13 आपका।
ठीक है। निकटतम बताना है आपको, इतने घंटे लगेंगे। 13 नवा कितना होता है? 117। 13 नवा 117 यानी 13 घंटे 117 हो गया, यानी कितना बचेगा? 3/13। 3/13। तो कह सकते हैं कि घंटे को मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा कर दे? 60 से। 13 चौके 52, ठीक है ना? 13 पाँचे 65 यानी 4 के आसपास, 4 तेईं 12। 12 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? 9 घंटे 12 मिनट के आसपास। देख लेते हैं इसको हल करके। ये दिखेगा 6 गुणे 3 180, ठीक है ना? 180 में किससे भाग करेंगे? 13 बार में। तो क्या है 12 बार जाएगा या 14 के आसपास जाएगा, ठीक है ना? ये दिखेगा 13 कम 13, कितना बच गया आपका? 50। 13 चौके 52, लगभग कितनी बार जा रहा है? 14 बार, ठीक है ना? लगभग कितनी बार गया? 14 बार। तो हल करेंगे तो आ जाएगा मिनट में आपका। ये हो जाएगा 9 घंटे 14 मिनट के आसपास। कितना समय लगेगा आपको? 9 घंटे 14 मिनट। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। अगला सवाल करते हैं। सुबह से कोहरे में चलते हुए, ठीक है ना? सुबह से कोहरे में चलते हुए एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर दूरी तक देखा जा सकता है। कार की चाल क्या है? कह रहा है कार की चाल है क्या? ठीक है। सबसे पहले तो बोला है कि देखिए, कह रहा है कि सुबह से कोहरे में चलते हुए एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है, ठीक है ना? ये आदमी है जो कि इसी दिशा में जा रहा है और कार भी जो है इसी दिशा में जा रही। इस आदमी की चाल कह रहा है कितनी है आपके? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कार की चाल मान लेते हैं कितनी आपकी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल में बोला गया है ये जो कार से ये आदमी दिख रहा है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 130 मीटर, क्योंकि जो है कोहरे के कारण कितना दूर तक दिखाई दे रहा है? 130 मीटर की दृश्यता है केवल, जो विजिबिलिटी है आपकी कितनी है? 130 मीटर की है। यानी अगर ये कार में बैठा कोई व्यक्ति है और ये सामने आदमी दिख रहा है पैदल चलते हुए, इसका मतलब इसके बीच की दूरी कितनी है? 130 है, ठीक है। दोनों की चाल आपने एक की दी हुई थी, एक की आपने मान ली और कह रहे कि 3 मिनट तक कार को देखता है, ठीक है ना? कह रहा है कि वो आदमी जो है क्या करता है? 3 मिनट तक कार को देख सकता है। तो देखिए 3 मिनट तक कार को तभी देख पाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि देखिए, सुबह से कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है, यानी जब ये कार इसको पार करेगी यहाँ से, ठीक है, तो कितने समय तक देख पा रहा है? 3 मिनट तक। इसका मतलब है कि फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितनी रही होगी? 130 मीटर, ठीक है। और इसी को तय करने में कितना लगा? 3 मिनट लगा है। कितना लगा है? 3 मिनट। लेकिन सापेक्षिक चाल से, क्योंकि अब जो है आदमी भी इसी दिशा में बढ़ रहा है और कार भी। तो निकालेंगे समय या फिर दूरी या चाल, जो भी आप निकालना चाहें। अगर दूरी ही निकालना चाहें, दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणे समय, लेकिन यहाँ पे सापेक्षिक चाल होगी। किसकी चाल ज़्यादा होगी? कार की। तो कार की x है, आदमी की कितनी है? 4 है, ठीक है। ये है किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। अब देखिए इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कैसे गुणा करते हैं? 5/18 से। और कह रहे हैं कि कितने दूरी निकालनी? चाल हो गया। कितने समय तक देखा इसको? 3 मिनट। मिनट को सेकंड में बदलना होगा तभी तो मीटर में आएगा आपका। 60 से गुणा कर दीजिए मिनट में, ठीक है। मीटर मिनट जो है कितना होगा? सेकंड में। अब दूरी कितना देखा है? साइकिल की दूरी कितनी है? 130 मीटर है। ये चाल है जो किलोमीटर प्रति घंटा में है। हमने 5/18 से गुणा की तो मीटर पर सेकंड में हो गया। ये समय है जो कि मिनट में इसको सेकंड में बदला गया 60 से गुणा करके। तो दूरी आ जाएगी 130 मीटर की। इसी को हल करना है। एक-एक जीरो हटा लेते हैं।
6 गुणे 3 18 से 18 कटेगा, ठीक है। 5x माइनस 20 बराबर 13। तो 5x बराबर क्या दिखेगा, 20 हो जाएगा तो कितना दिखेगा 33, यानी x का मान क्या दिखेगा 5 6 31, 5 6 31 और x किस में है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में है, और x क्या है आपकी कार की चाल है 6.6 किलोमीटर प्रति घंटे आपका। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझना था। ये कार जो है एक आदमी को देखती है, इसका मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होगी 130 मीटर। फिर जब इस आदमी को पार करके आगे बढ़ती है तो आदमी उसको 3 मिनट तक देख सकता है उस कार को, ठीक है। इसका मतलब वो कितनी दूरी तक देख सकता है 130 मीटर। यही जो गैप है इसी को कवर करने में सापेक्षिक चाल से कितना समय लगेगा 3 मिनट था, उसी को हल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। देखिए सवाल में कह रहे हैं कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो आपको पता है कि जब भी कोई रेल किसी व्यक्ति को किसी खंबे को पार करे तो दूरी जो है कितनी चलती है खुद की लंबाई के बराबर। यानी यहाँ भी जो है, ठीक है, खुद की लंबाई के बराबर जो है दूरी तय की गई किससे, बताइए, सापेक्षिक चाल से, ठीक है। क्योंकि ट्रेन भी चलेगी और कौन चलेगा, व्यक्ति भी चलेगा, ठीक है। अब कह रहे कि यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही एक महिला को 10 सेकंड में पार कर तो महिला की गति बतानी है। अब यहाँ भी सापेक्षिक चाल से किसको पार किया गया, उसी ट्रेन की दूरी को, ठीक है ना। तो दूरी क्या है, दोनों की बराबर है। ट्रेन की लंबाई जो है दोनों बार जो है पार की गई, यानी दूरी है। दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणे समय, लेकिन यहाँ पे सापेक्षिक चाल है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वस्तुओं क्या है, गतिमान है। देखेंगे जब दिशा क्या है, कह रहे कि उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो जब दिशा क्या हो समान हो तो चाल घटती है। और यहाँ पे कह रहा है कि विपरीत दिशा है, तो जब चाल दिशा क्या होती है विपरीत, तो चाल जुड़ जाती है आपकी, ठीक है। जब दिशा समान है तो चाल घटेगी, हो जाएगा 44 माइनस कितना 8, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। और समय कितना लगा है 15 सेकंड का, गुणा कर देंगे 15 सेकंड का। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो रेलगाड़ी की चाल दिया गया है कितनी है 44 है, तो 44 प्लस महिला की चाल x मान लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय कितना लगा है मात्र 10 का, ठीक है। तो दूरी हमने दोनों से बराबर कर दी, ठीक है, ट्रेन की लंबाई को। चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ध्यान रखेंगे ये समय सेकंड में है, ये भी किस में है सेकंड में है, और ये चाल किस में है किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो जब आप चेंज करेंगे इसको तो यहाँ भी तो चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, आपका मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए रहने देते हैं। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटते कितने और 2 बार में, ठीक है। 44 का 3 गुना माइनस 8 गुणे 3 कितना 24 बराबर 44 का 2 गुना प्लस 2x। आपको 2x का जो मान दिखेगा ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 44 का 3 गुना माइनस क्या होगा 44 का 2 गुना, तो 44 तो बचेगा, यानी 44 गुणे 1 यानी 44, यानी 44 माइनस क्या दिखेगा 24, तो 2x का मान क्या दिखेगा 20, यानी x बराबर क्या दिखा आपको 10। x यानी महिला की चाल जो किस में है किलोमीटर प्रति घंटे में है, महिला की चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि एक नाव के ऊर्ध्व प्रवाह चाल एवं अनुप्रवाह चाल का अनुपात क्रमशः क्या है 5 से 9 है। शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा अनुप्रवाह में 38 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करिए, ठीक है ना, किलोमीटर में। तो सबसे पहले तो हमको चाल निकालना है, ठीक है।
ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है? प्रति प्रवाह, ठीक है ना? तो इसी को लिखते हैं अपस्ट्रीम और ये हो जाएगा अनुपात, आपको बोला अनुप्रवाह धारा के साथ, धारा के अनुकूल, ये बोला है कि 9 है, ठीक है ना? जिसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना? ये स्पीड का रेशियो हो गया आपका। तो कह रहा है कि 5 है ये कितना है? 9 है। तो आपको सीधा बताया गया होगा कि धारा के प्रतिकूल चाल और धारा के अनुकूल चाल अगर आपको पता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल जो है निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। नहीं, 9 5 14, 14 का आधा क्या दिखता है? 7, ठीक है ना? क्या दिखता है? 7। और यहाँ दिखेगा धारा की चाल घटा के आधा करेंगे, यानी 9 में से 5 जाए कितना दिखेगा? 4, 4 का आधा कितना दिखेगा? 2। आप देखिए जोड़ेंगे तो क्या दिखेगा? अनुकूल चाल, घटाएँगे तो क्या दिखेगा? प्रतिकूल चाल, ठीक है? अब कह रहे हैं कि शांत जल में नाव की चाल जो है कितनी है? 14 है। शांत जल में नाव की चाल कितना है आपके पास? 7, और इसी का मान सवाल में कह रहा है कि कितना है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने गुना? 2 गुना। इसका मतलब ये भी कितने गुना दिखेगा? 2 गुना। यानी ये हो जाएगा कितना आपका? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में कह रहा है कि नाव द्वारा अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह में जाने का मतलब कौन-सा? ये है। सीधा 18 भी कह सकते हैं आप, यहाँ से भी कह सकते हैं कि 14 है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल कितनी है? 4 है। यानी धारा के साथ बहेगा, यानी अनुप्रवाह बहेगा, तो 14 यानी स्वयं की नाव की चाल, और धारा यानी 14 4 18, जो कि यहाँ से भी दिखेगा। यानी धारा में नाव की चाल क्या दिखेगी? 18, ठीक है? तो दूरी निकालेंगे चाल गुणा समय, 18 है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में चाल है, और इस समय किसमें है? 38 मिनट में, तो इसको किसमें बदलिए? घंटे में। 6 से कितनी बार में बताइए? 3 बार में, 6 से 10 बार में। 3 8 24, ठीक है? 3 3 9 1 10, 2 बार बचा ना? 11 होना चाहिए आपका। 3 3 9 2 11, और नीचे 10 यानी 0.1 का स्थान पे 11.4 किलोमीटर आपका इतनी दूरी जो है तय कर लेगा। 11.4 किलोमीटर आपका। ये अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि 600 ग्राम, 420 ग्राम और 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बार्स को एक समान वजन के छोटे-छोटे टुकड़ों में काटा गया। यदि एक व्यक्ति को ऐसे कितने टुकड़े, 2 टुकड़े दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या है, जो सभी टुकड़ों को बाँट सके? ठीक है? लोगों की संख्या बतानी न्यूनतम, जो सभी टुकड़ों क्या हो, बाँटा जा सके, कोई शेष ना बचे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि 600, 420 और 780 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है आपका। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो इन सभी को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या दिखेगी बताइए? ये दिखेगी, 0 तो आपका आएगा ही आएगा। यानी 60 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 42 को काटने वाली बड़ी संख्या और 78 को। तो क्या दिखेगा? 13 छः 78, 6 7 42, ठीक है ना? क्या दिखेगा? 60 आपका हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या मौसा क्या है? 60। तो हमें चॉकलेट के टुकड़ों की संख्या निकालनी है। चॉकलेट के टुकड़ों की संख्या। कह रहा है कि एक जो चॉकलेट बनेगा, कितने का बनेगा? 60 ग्राम का, ठीक है ना? देखिए 60 ग्राम का एक चॉकलेट है, तो 600 ग्राम में कितने बनेगा? 10 बन जाएगा, भाग करेंगे तो। यहाँ कितना बनेगा? 7, भाग करेंगे कितनी बार में? 7। 420 ग्राम का एक बार से आपका, तो 60 ग्राम का कितने चॉकलेट बनेंगे उसमें? 7। और यहाँ कितना बनेगा आपका? 13। 13 7 20 और 10 कितना दिखेगा? 30 बार से आपके छोटे चॉकलेट के। तो आदमियों की संख्या कितनी होगी? उसका आधा दिखेगा, ठीक है ना? 2 से भाग करके कितना दिखेगा? 15 आदमी। 15 आदमियों की जो है आवश्यकता पड़ने वाली है 30 बार्स के लिए, क्योंकि एक आदमी को कितने टुकड़े दिए जा रहे हैं? 2। आइए अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर 6.1 की दर से रन बनाए, ठीक है ना? ठीक है, अब कह रहे हैं कि टीम बी खेल रही है, एक टीम ए ने खेल लिया, बी खेल रही है।
कह रहे कि 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट कितना है, 6.5 है। तो टीम बी का स्कोर अभी क्या है, यानी 40 ओवरों में जो टीम बी है उसका स्कोर क्या है। तो टीम ए का कुल स्कोर निकालते हैं। स्कोर देखिएगा आपको 50 ओवर में किस रन रेट से बना है आपका 6.1, यानी कह रहे हैं कि प्रति ओवर जो है 6.1 की दर से जो है रन बनाए गए हैं। तो 50 में कितना हो जाएगा टोटल, यानी औसत की बात करें 50 में गुणा करें तो टोटल रनों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी 300 जो है 5 रन बनाए गए हैं। कितने, 305 रन बनाए गए हैं टीम ए द्वारा। अब देखिए टीम बी को जो है मैच को टाई करने के लिए आखिरी 10 ओवर में कितने चाहिए बताइए, 6.5 रन प्रति ओवर की दर से, यानी गुणा करेंगे टोटल कितना का 65, कितना दिखेगा 65, यानी 40 ओवरों में अभी जो है इसका क्या है 65 घटाएंगे, क्योंकि 10 ओवर में कितने की जरूरत है, 10 ओवर में कितना है देखिए, 10 ओवर में जो है 6.5 रन रेट चाहिए, यानी 65 रन चाहिए। तो कितना दिखा 0 और ये कितना दिखा आपको 24, यानी कितना रन अभी बन चुका है 240 रन, ठीक है ना। कह रहे हैं कि टीम बी का जो है अभी स्कोर क्या है, तो कितना हो जाएगा 240 रन आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि टॉरिन की आयु उसकी सेवा टॉरिन की आयु और उसकी सेवा अवधि का योग 110 होने पर वह सेवानिवृत्त हो सकता है। वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, 45 वर्ष है। टॉरिन की वर्तमान आयु कितनी है, 45 वर्ष है, और उसने 25 वर्षों तक कार्य किया है, यानी अभी तक जो उसके नौकरी करते हुए कितने साल हो गए, 25 साल हो गए, ठीक है ना। वर्तमान में जो है टॉरिन की आयु कितना है, 45 वर्ष है, और उसे नौकरी करते हुए कितने वर्ष हो गए हैं, 25 वर्ष हो गए हैं। यदि वह सेवानिवृत्त होने तक कार्य करता रहा, वह तब तक काम करे जब तक क्या हो जाए रिटायरमेंट ना ले ले। तो रिटायरमेंट होने पर वो कितने वर्ष का होगा, कह रहे कि रिटायरमेंट के टाइम वो कितने साल का हो जाएगा ये बताइए। वही निकालते हैं। कह रहे कि उसकी वर्तमान आयु वो जितने साल का है और प्लस सेवा अवधि सेवा अवधि ये दोनों का योगफल अगर 110 वर्ष हो गया तो रिटायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, ठीक है ना। जो रिटायरमेंट के टाइम बोला गया है कि कितने साल का होगा पूछा गया है, रिटायरमेंट का टाइम जो है कितने वर्ष का होगा, तो बोला गया कि रिटायर कब होगा, पहली बात तो कि अभी वो जितने साल का है और प्लस जितने साल की सेवा दी है, उन दोनों का योगफल कितना हो जाए 110, तो रिटायर हो जाएगा वो। तो देखिए अभी वर्तमान में वो कितने साल का है, बोला गया है 45 साल का है, और उसने सेवा जो है कितने वर्ष दी है, 25 वर्ष, ठीक है ना। अभी वर्तमान में कितने साल का है, 45 साल का है, और उसने सेवा कितने वर्ष दी है, 25 वर्ष, ठीक है। जैसे मान लें कि अभी जो 45 साल का, उसे सर्विस करते हुए कितना हो गया 25 साल। अगर 1 वर्ष और वो बड़ा हुआ, इसका मतलब और इसका सर्विस कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष, ठीक है ना। 45 से अगर 1 वर्ष और बढ़ाएँगे, अभी ये 45 का है, अगर आगे और 1 वर्ष बढ़ेगा, तो ये 25 साल की सर्विस है तो और कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष और सर्विस करेगा, और टोटल योगफल कितना दिखना चाहिए, 110, तभी जाके रिटायर होगा। तो आप देखेंगे 45 प्लस 25 कितना दिखेगा आपको बताइए, 70। तो देखिएगा x प्लस x कितना आपको 2x, और 110 माइनस क्या दिखेगा 70, तो 2x का मान क्या दिखेगा आपको 7 4 11 यानी 40, तो x का मान क्या दिखा आपको 20। इसका मतलब है वर्तमान में अगर वो 45 वर्ष का है तो उसे और 20 वर्ष जो है नौकरी करनी है, ठीक है ना। और कितना करना है 20 वर्ष, तो 45 का है 20 वर्ष और नौकरी करेगा, तो क्या हो जाएगा रिटायरमेंट कितने में है, 65 में। कितने में रिटायर होगा वो, 65 में। और देखेंगे 65 का हो गया है, और देखेंगे नौकरी कितने साल की हो गई, 25 प्लस 20 45,
65 और 45 में कितना हो जाएगा 110 वर्ष आपका, तो रिटायरमेंट भी हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर से बता देते हैं। कह रहा है कि उसकी आयु प्लस सेवा, जितने साल की सर्विस दी उसने, इन दोनों का कुल मिला दे तो 110 होगा, तभी वो रिटायरमेंट होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वर्तमान में वो है कितने का, 45 वर्ष का, और वर्तमान में उसकी सर्विस कितने वर्ष की हो गई है, 25 की। ठीक है, तो वर्तमान में अगर 45 साल का है, 1 वर्ष और सर्विस करेगा तो कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष, आयु कितनी हो जाएगी, जितना साल सर्विस करेगा। यानी एज है, ये आयु है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, आयु है। और अभी कितने साल सर्विस हुई है, 25 साल, और कितने साल और करेगा सर्विस, 1 वर्ष। ये क्या है, टोटल सेवा का वर्ष है। तो आयु प्लस टोटल सेवा का वर्ष दोनों कितना हो गया, 110। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 20, तो देखेंगे किस वर्ष आपका रिटायरमेंट होगा, 45 प्लस 20 यानी 65 वर्ष में। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि एक हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से यह हीरा 3 टुकड़ों में यानी 3:5:7 के अनुपात में टूट गया। इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या है, रुपए में बताना है, ठीक है ना। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं कि किसमें टूटा है, 3:5:7 में। ठीक है, तो टुकड़े का मान ले वजन, 3, 7, 10, 5, 15 मान लें। कितना मान लें, 15, ताकि इसको तोड़ना आसान हो जाए। तो प्रारंभिक जो वजन है, जो प्रारंभिक वजन है उसको कितना मान लें हम, 15 यूनिट। तो इसकी कीमत कितनी बनेगी बताइए, इसकी कीमत कितनी बनेगी। कह रहा है कि वजन अगर कितने का है, 15 यूनिट का है, तो इसका कीमत कितना बना, 15 का स्क्वायर में कितना, 225 यूनिट। कितना हो जाएगा, 225। अब कह रहे हैं कि उसका नया वजन देखें, नया वजन देखेंगे तो किसमें टूटा है, 3:5:7। नया कीमत देखें अगर टुकड़ों की, नई कीमत देखें तो कह रहे हैं कि वजन के वर्ग के अनुपात में जो है कीमतें तय होती हैं। तो 3 है तो उसका स्क्वायर क्या दिखेगा, 9। ये 5 है तो स्क्वायर क्या दिखेगा, 25। यानी 5 है तो इसका वजन क्या होगा, 25 होगा। अगर ये 7 है इसका स्क्वायर तो 49, तो कीमत कितना हो जाएगा, 49 आपका, 7 का स्क्वायर। तो टोटल कितनी कीमत क्या दिखेगा, 9, 5, 14, 14, 10, 24 यानी 23 दिखेगा आपको। ठीक है ना, 23 हो गया, 2, 4, 2, 6, 2, 8 आपका 83 दिखेगा। पहले कह रहा है कीमत कितनी है, 225, अब कितना हो गया, 83, तो कमी तो हुई है कीमत में। ठीक है ना, पहले वजन को हमने माना 15, तो कीमत जो है वजन के वर्ग के अनुपात में तय किया जाता है। तो इसका वर्ग क्या दिखेगा, 15 स्क्वायर 225, यानी पहले अगर मान लें कि कीमत कितनी क्या है, 225 है। नया वजन देखिए टूटा, ये 3,5,7 टोटल जो है टूटा है। ठीक है ना, वजन में कोई कमी नहीं, बस वो टूट के बिखर गया था। वजन में कोई कमी नहीं है, 7, 5, 12 और 3, 15। अभी वजन क्या है, 15 का, बस वो टूट गया है। लेकिन टूटने की वजह से क्या है, उसकी कीमत घट रही है। ठीक है ना, जैसे 3 का वजन है तो उसका स्क्वायर दिखेगा 9 की कीमत, 5 है तो उसका स्क्वायर 25, 7 है उसका स्क्वायर क्या दिखेगा 49। ये कीमतें हैं। तो नई कीमतें का टोटल कितना दिखा, 83। तो कमी कितने क्या है, घटा देते हैं। अगर 100 घटाते हैं तो 115, 115 में अगर कितना जोड़े, 17। ठीक है ना, 115, 125 आपका। ठीक है, 125, 15, 140 और कितना हो जाएगा, 2, 142 आपका। 142 की कमी हुई है, जबकि सवाल में कह रहा है कि कमी कितने की है, 4, 2, 6, 00 रुपए की। देखेंगे, पहले कीमत थी 225 की, कीमत कितनी रह गई अब टूट के, 83। ठीक है ना, तो कीमत में कमी हुई कितने की, 142 की। जबकि सवाल में कह रहा है कि कमी कितनी की हुई है, 42,600 की। तो कितनी बार में कटेगा, सीधा 3 बार में, यानी एक का मान सवाल में कितना दिखा, 300 रुपए। तो आपसे पूछा गया है कि हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, तो वास्तविक कौन सा है आपका, ये तो है। यानी कितने गुना कर दें, 300 गुना कर दें तो 25 क्या कितना होता है, 75, 3 दूना 6, 675, साथ में 2 जीरो, 67,500 जो हीरे की वास्तविक यानी प्रारंभिक कीमत थी आपकी, 67,500 आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार है।
ए ने 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 निवेश किया है और बी को लाभ का और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी का उपयोग कितनी अवधि तक हुआ है। देखिए, ए और बी की बात करेंगे तो कुल निवेश और लाभ का अनुपात दोनों बराबर होता है। तो देखें, निवेश निकालते हैं कैसे? पूंजी गुणे समय से। तो कह रहा है कि अगर कुल पूंजी, ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार है। ए ने 15 महीने तक पूंजी लगाया है। ए कितने महीने तक? 15 महीने तक। कुल पूंजी का कितना? 1/4। अगर कुल पूंजी जो है कितना मान लें? अगर 4 यूनिट मान लें तो उसका 1/4 यानी कितना निवेश किया है? मात्र 1 निवेश किया है। तो बाकी देखेंगे कौन निवेश करेगा? 4 में से 1 जो है ए निवेश करेगा, तो बाकी कितना करेगा? 3। मान लेते हैं समय कितना है? टी महीने तक निवेश किया। तो लाभ जो बटेगा आपका, किसमें बटेगा? कह रहा है कि बी को लाभ का 2/3 मिलता है। यानी कुल लाभ कितना है? अगर 3 है तो उसमें 2 किसको मिलता है? बी को। तो बी को तो इतना 2 मिलता है तो 1 किसको मिलेगा? ए को। ठीक है ना? टोटल लाभ 3 दिखेगा। यानी कह सकते हैं ये दिखेगा 15 अनुपात बी गुणे 3 बराबर 1 गुणे कितना है? 2। 1 अनुपात 2। तो 1 का मान सवाल में कितना है? 15 है। तो 2 का मान सवाल में कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। 1 का मान सवाल में कितना है? 15 है। तो 2 का मान कितना हो जाए? 30। यानी 3 है। तो टी का मतलब कितना है? ये 10 माह है। तभी तो जाके 30 होगा ना आपका। यानी बी की जो पूंजी है कितने समय के लिए लगी हुई है व्यापार में? ये जो है 10 महीने के लिए व्यवसाय में उसकी पूंजी लगाई जा रही है बी का। ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक पहिए का व्यास जो है 49 सेंटीमीटर है। इसे 770 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले चक्करों की संख्या बतानी है। तो पहिए द्वारा तय दूरी की अगर हम बात करें, दूरी होता है 2 पाई आर गुणे एन। ठीक है ना? 2 पाई आर का मतलब क्या होती है? परिधि। एन क्या होती है? चक्कर। चक्करों की संख्या। ठीक है? तो आपको दिया गया है 2 पाई आर। 2 आर क्या होता है? व्यास। ठीक है? और व्यास कितना बोला है? 49 सेंटीमीटर। तो पाई का मान 22/7। और कह रहे हैं कि कितने चक्कर लगाएं? कितना कर दें? एन। ताकि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 770 मीटर है। जबकि देखेंगे आपकी व्यास किसमें है? सेंटीमीटर में। तो इसको भी कैसे बदल लें? मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए किससे गुणा कर दें? 100 से। अब हो गया आपका। इधर भी दूरी किस में आएगी? सेंटीमीटर में। इधर भी कितने है? सेंटीमीटर में। 7 से काट दें कितनी बार में? आपका 7 बार में। 7 से काट दें कितनी बार में? 110 बार में। 22 पंज होता है कितना? 110। यानी कितना बच गया? 5 गुणे 100 यानी चक्करों की संख्या कितना दिखेगा? सीधा 500। ये हो गया चक्करों की संख्या 500। यानी अगर 49 सेंटीमीटर व्यास वाला कोई पहिया है तो 770 मीटर जाने के लिए आपको उसे कितने चक्कर जो है लगाने होंगे? बोला गया है 500 चक्कर आपका। ठीक है? इतना ही रखते हैं हम लोग।